नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन की जमाखोरी पर घेरे केजरीवाल, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बड़ा दावा। केजरीवाल के घर पड़े छापे, मिलेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम से बोली बंगाल की महिलाएं, मिल रही है रेप और मर्डर की धमकी, बच्चियों को भेजना चाहते हैं राज्य से बाहर। असम में बीजेपी का अगला सीएम कौन, दिल्ली में मुलाकातों का दौर, कल तस्वीर होगी साफ। रेस में सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस के खिलाफ किसानों का गुस्सा, पंजाब में अमरिंदर सरकार से परेशान किसानों का प्रदर्शन, कहा लॉकडाउन में जिंदगी कर दी तबाह। जम्मू और कश्मीर और आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान को आई अकल, विदेश मंत्री बोले संविधान में संशोधन भारत का आंतरिक मामला। पहली खबर केजरीवाल के खौफनाक खेल की। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच एक तरफ तो लोग ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल के करीबी ऑक्सीजन की कालाबाजारी में लगे हुए हैं, जिस पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन लेने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल सहित आपके सभी मंत्रियों के घरों की तलाशी होनी चाहिए, यहाँ कई ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कपिल मिश्रा ने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, ये दावा ऐसा नहीं कि हवा में किया जा रहा है। अचानक से आप देखिए, पिछले 2 दिन से सारे जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, मुख्यमंत्री ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब ऑक्सीजन की कोई बात ही नहीं कर रहा। ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई। ऑक्सीजन से अब ये मसला ये पहुंच गया है कि वैक्सीनेशन की करना है, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। और क्यों? वो इसलिए कि केंद्र सरकार ने इसकी ऑडिटिंग की शुरुआत कर दी। सारे थानों को कह दिया कि भाई कहाँ कहाँ कितना कितना ऑक्सीजन आया और उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया। अब सरकार तो लगातार दिल्ली को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही थी, तो ये पता होना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार का दायित्व है और दिल्ली के हर लोगों का भी ये अधिकार है इस बात को जानने का कि जितना ऑक्सीजन आया वो कहाँ गया। अब मालूम चल रहा है कि केजरीवाल के मंत्री के घर में 600 सिलेंडर निकल रहे हैं। भाई 600 सिलेंडर वहाँ क्या कर रहा था? आप जमाखोरी कर रहे थे। और इतना ही नहीं, ये मसला जब हाईकोर्ट में गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकायदा तलब किया, नोटिस भेज दिया। ऐसा कुकर्म करने के बावजूद केजरीवाल ने इस इमरान हुसैन के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के अंदर में उनके फ्रेंड सर्किल के लोग किस तरह से खान मार्केट में पकड़े गए हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ, तो ये साफ साफ बता रहा है कि दिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन और व्यवस्था की जो कमी थी, उस दौरान कई सारे जो लीडर जो सरकार के साथ जुड़े हुए थे, कुछ उसमें कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, इंदौर में पकड़े गए हैं, फरीदाबाद में पकड़े गए हैं कांग्रेस लीडर, बाकायदा ऑफिस बेरर्स, कि ये लोग कालाबाजारी में जुटे हुए थे। तो अब सवाल ये है कि जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं या फिर संदीप दीक्षित जो पूर्व सीएम स्वर्गीय शीला दीक्षित की बेटे हैं, उन्होंने संदीप दीक्षित ने साफ साफ कहा आज कि केजरीवाल के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करना चाहिए। इन्होंने अपनी काहिली की वजह से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जी डॉक्टर साहब, अब खबर बंगाल से। राज्य में लगातार हो रही हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम हालात का जायजा लेने पहुंची तो कुछ चौंकाने वाले सच सामने आए। बंगाल की महिलाओं ने महिला आयोग से शिकायत की और कहा कि उन्हें लगातार रेप की धमकियां मिल रही हैं, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और वो अपनी बच्चियों को राज्य के बाहर भेजना चाहती हैं, क्योंकि पुलिस भी उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। डर की वजह से वो शिकायत भी नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर साहब, बंगाल की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है, एक महिला सीएम, उसके बाद ये हाल। देखिए, बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकल वायलेंस अब नहीं रहा। वो दरअसल वहाँ पे अब जिहाद शुरू हो गया है। जिस हिसाब से वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग बंगाल छोड़ के असम, झारखंड, बिहार भाग रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ख़त्म हो ही गया है।
साथ ही साथ वहाँ की जो सरकार है इस लॉ ऑन ऑर्डर को अपने नियंत्रण में करने के लिए, कानून का राज वहाँ पर स्थापित करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार ने अब तक, अगर सिर्फ मुरलीधरन के जो केस के ऊपर, जो गाड़ी के ऊपर, जो केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके अलावा किसी के ऊपर न FIR हुआ है, न गिरफ्तारी हुई है। कोई भी TMC का जो प्रवक्ता होता है वो आकर के ये बात बताता नहीं कि भाई कि सरकार वहाँ क्या एक्शन ले रही है। भाई कि समाज में चोरियां होंगी, डकैती होगी, मर्डर होगा, हिंसा भी होगा, रॉयट भी होगा, दंगा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सरकार वहाँ पे किस तरह से पीड़ितों को न्याय दिलाती है वो रियल टेस्ट है। ममता बनर्जी हमेशा कहती हैं कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, गुजरात का 10% भी बंगाल बन जाए तो बंगाल का जो है उद्धार हो जाए। गुजरात के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ, सबसे अनोखा मिसाल है ये। सैकड़ों की संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेल गए, कई को उम्र कैद की सजा मिली, सब लोगों के साथ वो कानून स्थापित हुआ। लेकिन ममता बनर्जी तो उससे भी गई गुजरी हुई हैं। ममता बनर्जी के सामने तो हिटलर भी फेल है। ये खुद महिला है, माँ, माटी, मानुस, इन तीनों का वहाँ बलात्कार हो रहा है और ये मुंह में दही जमा करके बैठी हुई हैं, क्योंकि अगर वो एक्शन लेंगी तो उनका वो 30-35% मुस्लिम वोट बैंक वो नाराज़ हो जाएगा। और सबसे शर्मनाक इन सब चीज़ों के ऊपर ये है कि बंगाल का जो वो भद्र लोग, तथा कथित इंटेलेक्चुअल, ये मीडिया, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, तमाम विपक्ष, ये सब चैन की नींद में सोए हुए हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी के समर्थक, उनका रेप हो रहा है, उनकी पिटाई हो रही है, उनका घर जलाया जा रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी राजनीति है तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि विपक्ष अपने लिए इससे बड़ा कब्र जो है वो खोदने की तैयारी में जुट गया है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर असम से है। चुनाव में जोरदार जीत के 7वें दिन भी असम में ये तय नहीं हो पाया है कि वहां का अगला सीएम कौन होगा। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मैराथन बैठक हुई, जिसमें सीएम सर्बानंद सोनोवाल और असम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। खबर आ रही है कि गुवाहाटी में रविवार को विधायक दल की बैठक में फाइनल फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, कहां अटका है असम का पेच? देखिए, ये दूसरी पार्टियां हैं जिसमें मुख्यमंत्री तो पहले से तय हो जाता है कि भाई जिसके घरेलू पार्टी है उसी का कोई बनेगा। भाई शिवसेना सरकार में आएगी तो उद्धव ही बनेगा, उद्धव नहीं होगा तो आदित्य बन जाएगा, समाजवादी पार्टी आएगी तो अखिलेश बन जाएगा, RJD आ जाएगी तो लालू का बेटा बन जाएगा, मायावती आएगी तो मायावती बन जाएगी। तो वो तो पहले से तय है कि भाई कहाँ क्या होता है। लेकिन बहुत दिनों के बाद ये अलग केस आया है कि चीफ मिनिस्टरशिप के लिए जो है दो इक्वली पॉपुलर लीडर आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। इससे वो पार्टी मजबूत होती है। अब यहाँ आपने पूछा कि मामला कहाँ अटका हुआ है। मामला अटका हुआ नहीं है, मामला बिल्कुल ही साफ है। हमारे पास कुछ जानकारियाँ हैं जिसको मैं आपको बता सकता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर जो फैसला हुआ है उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और सोनोवाल साहब को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। ये इस फॉर्मूले पे काम होगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई विवाद क्यों हुआ, ये भी समझना ज़रूरी है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे दोनों ही इक्वली पॉपुलर लीडर हैं। पार्टी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि अकेले उन्होंने न सिर्फ अपने मंत्रालय को ढंग से चलाया, साथ ही साथ बीजेपी को, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, ये हर जगह इनकी एक दखल है और हर जगह चुनाव जितवाने में हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बहुत ही अहम रोल होता है। अब जैसे ही ये चुनाव का नतीजा आया तो वहाँ पे कम से कम 40 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई 5 साल सोनोवाल साहब को मौका मिला है, अब 5 साल इनको देना चाहिए।
कोई वाजिब बात है, कोई ऐसा कोई ये नहीं है, बिकॉज हेमंत बिस्व शर्मा जो है ही हैज़ अर्नड इट। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है, अब ये कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जिस तरह से सिंधिया साहब मध्य प्रदेश में और पायलट साहब राजस्थान में, इन्होंने पार्टी को जिताया, सब कुछ कराया, और जब मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो आपने जो है अपने लॉयलिस्ट को बना दिया कि जो गांधी परिवार का जो है वो दरवाजे पे झाड़ू लगाए, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ पे तो कंपटीशन इक्वल का है और यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था नहीं है। दोनों ही कोई पारिवारिक राजनीतिज्ञ नहीं है कि जिनके दादा परनाना जो है वहाँ पे बड़े लीडर हुआ करते थे। तो हेमंत बिस्व शर्मा का पलड़ा इसलिए भारी हो गया। लेकिन इस पर भी देखिए कई सारे लोग जो है यहाँ पे दिल्ली में बैठे बैठे जो है अफवाह उड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई वो कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री बने माने बीजेपी को तोड़ने के लिए तैयार है। तो बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल इसकी घोषणा हो जाएगी। हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और सोनोवाल साहब को केंद्र में जगह दे दी जाएगी और वहाँ पे सरकार चलेगी। जी डॉक्टर साहब, अब खबर किसानों के गुस्से की। जो कांग्रेस आज से कुछ महीने पहले तक किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़का रही थी, अब वही कांग्रेस किसानों के गुस्से के निशाने पर है। पंजाब में लॉकडाउन लगाने और उसके बाद किसानों को लेकर कोई भी इंतजाम ना करने के कारण वहां के किसान बौखलाए हुए हैं और इसीलिए आज उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन किया। 32 यूनियनों के किसानों का कहना है कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं और अमरिंदर अपनी शर्तें उन पर नहीं थोप सकते। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की हालत तो भस्मासुर जैसी हो गई है। जिन किसानों को वो हथियार बनाने की साजिश कर रहे थे, आज वही किसान उन पर भड़क गए हैं। देखिए, ये किसान नहीं है। पंजाब की राजनीति वहां मंडियों में बैठे दलालों के ऊपर आश्रित है। इसकी इकॉनमी को आप बिल्कुल समझ लीजिए कि हर साल अब तक 1700 से 2000 करोड़ के आसपास ये बिचौलियों में बट जाया करता था। अभी दिक्कत ये हो रही है कि केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो बिचौलियों को जो पैसे दिए जाते थे अनाज के खरीदारी में, वो अब नहीं होगा। अब सारे पैसे जो हैं वो सीधे सीधे बैंक अकाउंट में जाएंगे किसानों के। और इतना ही नहीं, अभी तो इस बार रिलैक्सेशन कुछ दिया गया है, अगली बार वो भी नहीं दी जाएगी कि जितने भी किसान पंजाब में हैं उनको अपना जमीन के बारे में पूरा डिटेल देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 2 एकड़ जमीन है और आप 100 एकड़ जमीन के जितना जो है आप अनाज जो है आप FCI को बेचें, मंडियों में लेकर के आ जाएं। तो एक तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो जगह है वो मंडी, वहाँ पे वो ताला लगने वाला है। अब किसानों की ये मांग है कि भाई राज्य सरकार जो है, पहले तो इन लोगों ने राज्य सरकार पहले राज्य में घूम घूम के इन लोगों ने किया। आपको याद होगा राहुल गांधी सोफे में ट्रैक्टर के ऊपर सोफा लगा करके वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। फिर इन लोगों ने बाकायदा पूरे देश भर में लोगों के साथ मिलकर के इस पूरे किसान आंदोलन को, इन 3 बिलों के खिलाफ दिल्ली में और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। वो भी फिजल आउट कर गया। वो चारों तरफ से ये लोग जो है बिल्कुल, अभी देखिए दिल्ली के बाहर जो बॉर्डर्स पे तीनों जगह तथा कथित जो आंदोलन चल रहा है वहाँ तो अभी कुछ है नहीं। यह आंदोलन फेल हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से शाहीन बाग फेल हुआ। तो अब जो लोग इतने दिनों तक इतना नुकसान कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब वो कांग्रेस पार्टी की गर्दन पकड़ रहे हैं पंजाब के अंदर में कि आपने जो कहा था आप पूरा करें। और इसी में वो दरअसल कैप्टन साहब फंस गए हैं। आप गलत तरीके से राजनीति करेंगे तो आपको इसका भुगतान करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान से। आर्टिकल 370 का विरोध करने वाले पाकिस्तान ने अचानक जम्मू कश्मीर को लेकर अपने सुर बदल दिए हैं। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बड़ा बयान सामने आया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि कंगाली आई, दबाव बना हर जगह से, तो पाकिस्तान को अकल आ गई। देखिए, ये सीधे सीधे पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि चाइनीज़ जो है वो दोस्त तो है, लेकिन बहुत ही कनिंग मित्र है, ये बहुत चतुर है ये। जब से इस तरह की खबरें आई है कि ग्वादर एयरपोर्ट के आसपास चाइनीज़ वहाँ पे ज़मीन घेरने लग गए हैं,
कर्ज आपने इतना दे दिया है जिसको पाकिस्तान कभी चुका नहीं सकेगा। और जिस हिसाब से वो हर जगह घुस घुस के अपना इलाका वो कंट्रोल में ले रहे हैं, और चीन की जो एक आदत है कि वो दोस्ती तो करता है लेकिन धंधेबाजी में कोई रियायत नहीं देता। अब इन सब चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान के अंदर ये भी लग रहा है कि भाई अगर हम पूरी तरीके से चीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर कभी भी श्रीलंका वाली हालत हो सकती है। दूसरे देशों की तरह हम भी चीन के डेट ट्रैप में हम फंस सकते हैं और उसके बाद हमें ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो आपको अलग अलग देशों के साथ भी रिश्ते बनाने चाहिए। ट्रंप के समय रिश्ते ख़राब हो गए थे तो इनको लगा कि ये जो बाइडेन और कमला हैरिस की जो सरकार आई है उसमें ये लोग जो है वो कर लेंगे, लेकिन बहुत इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने अमेरिका के अंदर जो बाइडेन के लिए कैंपेन किया, क्या क्या नहीं किया। जो बाइडेन जब चुनाव जीते तो हिंदुस्तान में भी ये जो पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले जो NGO है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये नाच ऐसे रहा था कि इनके घर का कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी इन सब चीज़ों से तो तय होती नहीं है। अमेरिका की तरफ से और वेस्ट एशिया के बहुत सारे देशों की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आपको हम लोगों से कोई रियायत चाहिए, कोई मदद चाहिए, आपको हिंदुस्तान से दोस्ती करनी होगी, और इसका सबसे पहला शर्त यही है कि आपको इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे से वापस आपको लेना पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के उसको इंटरनल मसला कह दिया। अब ये आज तक पाकिस्तान की तरफ से न कोई अधिकारी, न कोई मंत्री, न प्रधानमंत्री, न कोई सेना का अधिकारी, न कोई डिप्लोमेट ये बात कह ही नहीं सकता कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का इंटरनल मसला है। कि आप जैसे ही हिंदुस्तान का इंटरनल मसला आप इसे बताते हैं, वैसे ही इस पूरे जो इस डिबेट का जो पूरा रुख ही जो है वो भारत के फेवर में आ जाता है। और इसलिए जो पाकिस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है वो बिना किसी डाउट के कि इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है। आपने सही कहा, कंगाली में पाकिस्तान फंस गया है। इन्हें पैसे की ज़रूरत है, इन्हें मदद की ज़रूरत है। वो बिना इंटरनेशनल सहमति से वहाँ नहीं पहुँच सकता, और इसलिए उसका ये स्टैंस में जो है बदलाव आया है। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन और सटीक जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।